हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की अपकमिंग टीचर वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि वैकेंसीज़ आपके 2023 में बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों ने अभी KVS का एग्ज़ाम दिया होगा, तो इसमें जिन लोगों ने अच्छा नहीं कर पाए वो लोग जल्दी से DSSB की तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ हैं टीचर के लिए। तो आप लोगों को ये वैकेंसीज़ बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन लोग इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर पाएगा, और OBC SC ST को कितने नंबर चाहिए CTET में अप्लाई करने के लिए, और वहीं अदर स्टेट वाले जनरल में आएंगे या नहीं। तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और एज से संबंधित जो भी आपका रिलैक्सेशन है उन सब पर बात की जाएगी। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो भी वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है, कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की, यानी कि PRT की। तो 1079 वैकेंसीज़ आपकी आने वाली हैं। नर्सरी की बात की जाए तो 153 वैकेंसीज़ हैं, और TGT की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जिनकी संख्या है 10,956। वहीं स्पेशल एजुकेशन TGT की बात की जाए तो 951 पद हैं। कंप्यूटर टीचर की बात की जाए तो 376 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से आप बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की 463 पद हैं, म्यूज़िक टीचर के 182 पद हैं, और जो PGT की वैकेंसीज़ है वो 638 पदों पर आने वाली है। TGT डोमेस्टिक साइंस की बात की जाए तो 368 पद हैं। ड्राइंग टीचर के 572 पद हैं। योगा टीचर की जो हैं 496 पद हैं, और लाइब्रेरियन की बात की जाए तो 312 पद हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो DSSB के द्वारा कुल वैकेंसीज़ रिलीज़ करने वाले हैं, तो जो भर्ती आएगी वो 16,546 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो इसको आप कैसे तैयार करेंगे वो देखते हैं। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की। तो PRT का क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपने सबसे पहले 12th किया होना चाहिए, यानी कि 10+2, और उसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए। तो ये पहला आपका क्वालिफ़िकेशन है कि 12th में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो आपने टीचिंग के लिए जो स्पेशल कोर्स डिप्लोमा किया हो वो होना चाहिए आपके पास, यानी कि DLED, BLED, BTC या फिर VED आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ PRT में अप्लाई करने के लिए आप CTET पेपर 1 को क्वालिफाई किए होने चाहिए। तो बात करते हैं CTET पेपर 1 में आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। तो जो भी आपके UR और EWS की बात की जाए तो 90 नंबर आपको चाहिए होते हैं। CTET तब आपका क्वालिफाई होता है जब आपके 150 में से 90 नंबर आते हैं। अब बात करते हैं OBC SC और ST। तो OBC SC और ST आपके 82 नंबर पर पास हो जाते हैं 150 में से। और बात करें तो जो SC और ST है, ये तो 82 नंबर अगर इनके आते हैं CTET में, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं DSSB PRT के लिए, चाहे ये किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि SC और ST हर जगह SC और ST में ही रहते हैं। लेकिन जो OBC है, ये 82 नंबर पर वो ही अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली के OBC हैं, यानी कि जिनके पास डोमिसाइल दिल्ली का है, दिल्ली के मूल निवासी होंगे, वही 82 नंबर पर OBC के अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो भी OBC होंगे वो दिल्ली में जब अप्लाई करेंगे DSSB के लिए, तो वो जर्नल यानी कि UR में काउंट किए जाएंगे। इसलिए उनके जो मार्क्स हैं वो 90 होने चाहिए। तो जो अदर स्टेट के OBC हैं उनके जब 90 नंबर होंगे तभी वो दिल्ली के इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि DSSB के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्या होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम एज है वो जनरल, EWS और अदर स्टेट OBC, यानी कि अदर स्टेट OBC भी आपका जनरल में काउंट होगा, तो इनके लिए मैक्सिमम 30 ईयर होने चाहिए, यानी कि 30 साल तक ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, 30 ईयर तक। और वहीं बात की जाए OBC, यानी कि जो दिल्ली के OBC हैं, वो 30 साल प्लस 3 साल का उनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 33 साल तक वो कर सकते हैं जो दिल्ली के OBC हैं। और वहीं बात करते हैं SC ST के, तो ये लोग 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 35 साल है ये, और SC और ST अदर स्टेट के भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो ये ऑनलाइन मोड में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है,
ऑनलाइन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और इसमें नो इंटरव्यू। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका KVS में इंटरव्यू है, लेकिन इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, तो इसमें नो इंटरव्यू है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा जैसा कि KVS में लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक होगा आपका पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो आपके आने वाले हैं वो है आपका साइकोलॉजी आने वाली है पार्ट बी में। और वहीं बात करते हैं ए में, तो ए में आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, इधर भी 100 क्वेश्चन और इधर भी 100 क्वेश्चन। और जो पार्ट ए है इसमें आपको देखने को मिलेंगे 5 पार्ट में ये डिवाइड है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस ये टोटल 20-20 नंबर के मिलाकर के कुल 100 नंबर का आपका आने वाला है। तो आपको देखेंगे आप कि 200 प्रश्न आपको करने होंगे और समय आपको बहुत ही कम दिया जाता है, 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 120 मिनट का आपको टोटल समय दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अभी KVS का जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो KVS में बहुत ज़्यादा समय था, 180 प्रश्न थे और 180 मिनट थे। यानी कि KVS का अगर टाइम हम लोग निकालेंगे तो KVS का आप देखेंगे कि 180 प्रश्न को करने के लिए आपको 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का टाइम दिया गया था। जबकि इसमें आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है और टाइम तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 घंटा टाइम कम है और 20 प्रश्न भी अधिक हैं। तो आप लोगों को इसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जबकि KVS में नो नेगेटिव मार्किंग थी। तो आपको इसमें क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट भी ढंग से करने होंगे, जो गलत प्रश्न हो, जो आपको नहीं आता हो, उसको आपको अटैम्प्ट नहीं करना होगा। वहीं बात करते हैं कि 1/4 का क्या फंडा है, तो इसमें यानी कि जब आप 5 प्रश्न करते हैं और उसमें से 4 सही होते हैं और आपका एक सही होता है और 4 गलत होते हैं, तो ये 4 जो प्रश्न है वो आपका ये 1 नंबर भी काट देगा, यानी कि 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। अब देख लेते हैं सिलेबस को। तो आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए, ये पार्ट कॉमन है किसके लिए, ये सभी के लिए कॉमन होगा, जो भी आपके TGT, PGT और PRT के लिए ये पार्ट आपका कॉमन होने वाला है, पार्ट ए। और इसमें हाँ, आप ये भी देखेंगे कि एक जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया भी है कि आपको ये दोनों जो पार्ट हैं ये आपको क्वालिफ़ाई करने होंगे, मिनिमम 40% मार्क्स लाने पर ही आप इसमें क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। मान लीजिए जैसा कि आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ए और बी में आपका एग्ज़ाम है। तो ए पार्ट में जो कि आपका 100 मार्क्स का आने वाला है GK/GS में, और दूसरा जो कि साइकोलॉजी है ये भी 100 मार्क्स का आने वाला है। तो आपको दोनों पार्ट क्वालिफाई करने के लिए 100 में से कम 40 नंबर लाने ही होंगे। मान लीजिए आपने एक पार्ट में इसमें या फिर इसमें किसी में भी आपने 90 नंबर ले आते हैं या 95 ले आते हैं, पूरे 100 ही क्यों ना ले आए, और यदि आपके इधर 30 नंबर हैं या 35 नंबर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको फेल माना जाएगा। तो कम से कम आपको पास करने के लिए दोनों ही पार्ट में 40% नंबर लाना ज़रूरी है मिनिमम। तो ये क्वालिफाई रखा गया है मिनिमम 40% पर। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि पार्ट ए में कैसा सिलेबस आने वाला है। तो 20 नंबर की आपके GK/GS पूछी जाएगी, 20 नंबर की मैथ आने वाली है, 20 नंबर की रीजनिंग होगी, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके और 100 नंबर हो जाएंगे। और वहीं 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये 40% का जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है आपको ये भी याद रखना है। अब देख लेते हैं आगे। तो आगे बात की जाए तो पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाला है पार्ट बी का। तो ये कैसे होने वाला है, तो जो PRT के लिए है, PRT के लिए जो पार्ट बी का है इसमें आपका साइकोलॉजी आने वाली, यानी कि पेडागोजी आपकी आने वाली है 100 नंबर की। तो आप लोगों को अपना सब्जेक्ट ये पेडागोजी का बहुत अच्छा कर लेना है, क्योंकि ये आपके 100 नंबर के आने वाली है। तो इसका भी सिलेबस नहीं डिफाइन है, जब भी आपका आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट ए का सिलेबस, अच्छे से देख लेते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, यानी कि जो आपका ए पार्ट है उसमें। तो जो आपका GK/GS है इसमें क्या आपका इतिहास से प्रश्न बनता है, हिस्ट्री, राजनीति यानी कि पॉलिटी, संविधान यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनसे बनेगा आपके प्रश्न। वहीं खेल स्पोर्ट्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से आपके प्रश्न आते हैं, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से आपके प्रश्न आएंगे, वहीं अर्थशास्त्र इकोनॉमी से आपके प्रश्न बनते हैं,
विज्ञान साइंस से आपके प्रश्न आएंगे, और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक जो भी आपकी रिसर्च हुई है उनसे प्रश्न बनते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी संगठन है यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया WHO, UN वगैरह, तो इनके मुख्यालय वगैरह कहाँ है, इस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि ये जो विज्ञान में है तो इसी में ही आपको आपका EVS भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप NCERT की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और लूसेंट की बुक से भी आप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा हिंदी। तो हिंदी में देखेंगे आप क्या क्या आने वाला है। तो हिंदी में आपके लिए देखिए सबसे पहले हिंदी की समझ यानी कि हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए आने वाला है, जिसमें कि आपका पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हो गए, शब्दावली वोकेबलरी यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे वगैरह ये हो गए, हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर आपके आने वाली है, वर्णमाला वगैरह ये जितना भी है आपका ग्रामर में आप देखेंगे वो सब आने वाला है। जैसे कि अलंकार वगैरह हो गए आपके, और जो संधियाँ वगैरह हो गई वो। और अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपके समानार्थक और पर्यायवाची शब्द हो गए, सिनोनिम्स और विलोम शब्द हो गए आपके आएंगे इसमें, और वाक्य संरचना आपका यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके में आने वाला है हिंदी में। तो ये तो बात हो गई हिंदी के सिलेबस की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश आपने अभी KBS के लिए भी अच्छे से तैयार की होगी, तो यहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा, स्पेलिंग एरर आएगा, इडियम एंड फ्रेसेस से आएंगे प्रश्न, और आप देखेंगे कि सिनोनियम और एंटोनियम से भी प्रश्न आते हैं, और रीडिंग कंप्रहेंशन से भी प्रश्न आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और एरर स्पॉटिंग यानी कि आपको एरर पहचानना होगा, और सेंटेंस करेक्शन यानी कि रीअरेंजमेंट वगैरह ये हो गए, और जो भी करेक्शन से भी संबंधित आते हैं। और वहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर के GS का ये सिलेबस हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे अब आपका ये जो सिलेबस है ये है आपका अर्थमेटिक का सिलेबस है, यानी कि मैथ का आपका सिलेबस है। तो देखेंगे मैथ में क्या क्या आता है। तो दशमलव यानी कि डेसिमल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन आपके में आने वाला है, भिन्न फ्रैक्शन आएगा, अनुपात रेशियो, प्रतिशत परसेंटेज, औसत एवरेज, आंकड़ा निर्वचन यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और वहीं LCM SCF से आपको प्रश्न मिलेंगे, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके प्रश्न बनते हैं, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर लेते हैं तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस और वर्क एंड टाइम से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जैसा कि KBS में मैथ आई है, इसमें बिल्कुल वैसी मैथ नहीं आने वाली है, इसमें काफ़ी हाई लेवल की मैथ आती है। तो आपको मैथ भी अच्छे से करनी है, जैसे कि आप SSC वगैरह की मैथ देख सकते हैं, उस तरीके से इसमें मैथ आती है, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं मैथ के। तो ये तो हो गया मैथ का। अब हम रीजनिंग का देखते हैं। तो रीजनिंग का भी लेवल इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। तो रीजनिंग में सिलेबस है आपका समानता यानी कि सिमिलरिटीज़, एनालॉगीज़ यानी कि जैसा कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो सोने से क्या बनता है, इस तरीके के प्रश्न, और मतभेद डिफरेंसेस से संबंधित, विभेद डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित, और समस्या को सुलझाना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से इसमें प्रश्न बनते हैं। और वहीं आगे देखते हैं खाली स्थान भरना यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको फिगर में काफ़ी नंबर दिए जाते हैं और एक जगह खाली रहेगी वहाँ आपको नंबर देख कर भरना होता है। तो इस तरीके के प्रश्न, और एनालिसिस से संबंधित प्रश्न, डिसीजन मेकिंग से आते हैं प्रश्न, ऑब्जर्वेशन से आपको प्रश्न मिलेंगे, संबंध यानी कि रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से आपके प्रश्न बनते हैं, अवधारणाएं, पूर्व धारणाएं, अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न बनते हैं, और अंकगणितीय तर्क यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़ जो आती है वो आपसे पूछी जाती है, और चित्र वर्गीकरण यानी कि फिगर क्लासिफिकेशन से भी इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि फिगर से संबंधित होंगे। तो ये तो बात हो गई पार्ट A के सिलेबस की। तो पार्ट A में आपको ये तैयार करना है। और वहीं पार्ट B की बात की जाए तो पार्ट B में आपकी जो साइकोलॉजी पेडागोजी आती है तो वो आप तैयार कर सकते हैं अपनी CTET वाली, और जो भी आपने KBS से किया है वो, और प्रीवियस ईयर के आप पेपर देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो साथियों ये तो बात हो गई सिलेबस की। बहुत जल्द हम इस चैनल पर DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।